स्टार्ट। आवेदक ने अपने दावे में आगे यह भी अभिवचन किया है कि आवेदक को अनावेदक से क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश पारित करने की दया हो। खर्च, दावा व अन्य सहायता जो न्यायोचित हो, आवेदक को अनावेदकगण से दिलाया जावे। अनावेदक ने वादोत्तर में दावा के सभी प्रमुख अभिवचनों को अस्वीकार कर यह अभिवचन किया है कि अनावेदक के वाहन से कोई भी दुर्घटना कारित नहीं हुई है। आवेदक अपनी मोटरसाइकिल को स्वयं लापरवाही पूर्वक तेज गति से चलाने के कारण मार्ग पर गिर पड़ा था। तभी अचानक अनावेदक अपने वाहन से घर से निकला व देखा कि मार्ग पर आवेदक गिरा पड़ा था। अपनी वाहन रोक कर उसकी सहायता की व उसे कोई चोट न होने के कारण उसके घर भिजवा दिया। आवेदक अनावेदक का ही कंपनी का कर्मचारी है तथा आवेदक अनावेदक से रंजिश रखता था तथा अनावेदक द्वारा उसकी सहायता करने के बाद भी वह अनावेदक के विरुद्ध फर्जी रिपोर्ट किया है। आवेदक अनावेदक के ऊपर नाजायज दबाव बनाने के उद्देश्य से उक्त झूठी व फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराया है ताकि आवेदक अनावेदक से कोलरी कार्यों में नाजायज तरीके से लाभ प्राप्त कर सके। पैरा। गुजरात उच्च न्यायालय ने राजू बनाम गुजरात राज्य के मामले में जोर दिया कि गिरफ्तारी का सामना करने वाला व्यक्ति मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ सक्षम अदालत से संपर्क करने के लिए समय प्राप्त करने के लिए अग्रिम जमानत मांग सकता है, भले ही कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई हो। राजस्थान उच्च न्यायालय ने रामलाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में फैसला सुनाया कि अग्रिम जमानत की याचिका की अनुमति है यदि याचिका दायर होने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1972 की धारा 83 और धारा 82 के अंतर्गत आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा की जाती है। इसी प्रकार यदि आरोपी किसी अन्य देश में है तो भी अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति दी जा सकती है। पैरा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम रामलाल के मामले में आयोजित किया कि जमानत एक नियम है और जेल उसका अपवाद है। अपराधों के गलत तरीके से आरोपी व्यक्तियों के लिए अनुचित हिरासत से खिलाफ बचाव के रूप में अग्रिम जमानत का इस्तेमाल किया जाता है। असाधारण मामलों में अग्रिम जमानत की शक्ति का प्रयोग होना चाहिए जब अदालत को ऐसा प्रतीत हो कि याचिकाकर्ता पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा आरोपी
के हितों की रक्षा के साथ साथ अग्रिम जमानत एक कानूनी उपाय के रूप में आरोपी की स्वतंत्रता का दुरुपयोग से भी रोकती है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि डिफ़ॉल्ट जमानत की अर्जी पर सरकार को नोटिस सिर्फ इसलिए जारी किया जाता है कि सरकारी वकील कोर्ट को इस बात से संतुष्ट कर सकें कि अभियोजन ने कोर्ट से समय बढ़ाने का आदेश प्राप्त किया हुआ है या निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले संबंधित कोर्ट में चालान फाइल किया जा चुका है या निर्धारित अवधि समाप्त किया जा चुका है या निर्धारित अवधि वास्तव में समाप्त नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष तदनुसार कोर्ट से डिफ़ॉल्ट के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर किए जाने का अनुरोध कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के नोटिस जारी करने से अभियुक्तों द्वारा जानबूझकर या कुछ तथ्यों को बेपरवाह तरीके से तोड़ मरोड़ कर डिफ़ॉल्ट जमानत हासिल करने की संभावना को रोका जा सकेगा। साथ ही कई स्तर पर कार्यवाही पर विराम भी लगेगा। कोर्ट ने अभियुक्तों को जमानत पर रिहा होने के अति महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित रखने के लिए अभियोजकों की ओर से संबंधित कोर्ट के समक्ष अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने की प्रवृत्ति की भी निंदा की। यदि किसी परिवाद व साक्षियों के बयान में लगाए गए अविवादित आरोप से किसी भी अपराध का होना प्रकट नहीं होता हो या अपराध के आवश्यक अवयव उपस्थित नहीं हो या परिवाद किसी विधिक प्रावधान के कारण बाधित या निषेध हो तो इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय अंतर्निहित शक्ति का उपयोग कर आदेशिका निरस्त कर सकता है। परंतु यह ध्यान में रखना होगा कि इन असाधारण शक्तियों का दायरा तो व्यापक है, लेकिन इनका उपयोग स्वयं एवं सावधानीपूर्वक ही करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला की अवधारणा यह है कि धारा 204 दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित शपथ आधार पर मजिस्ट्रेट की राय होने का अर्थ वह संतोष है जितना अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनने के लिए पर्याप्त आधार होना हो, न कि वह संतोष जो अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध होने के लिए पर्याप्त आधार होना होता है। स्टॉप।